देश की राजधानी दिल्ली में आप कॉकरोचों का प्रदर्शन तो देख ही रहे होंगे और सड़क पर चलते युवाओं को देखकर मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया। तो ये कोई जन आंदोलन नहीं है, एक खतरनाक साजिश के तहत युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया, जिसका पर्दाफाश मैं आपको करूंगा। कुछ डॉट्स आपको कनेक्ट करने होंगे बस। दिल्ली को एक बार फिर दंगों, हिंसा और अराजकता की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। 20 जुलाई यानी आज संसद चलो आंदोलन के नाम पर पूरे देश को बंधक बनाने का एक खौफनाक प्लान तैयार किया गया था। छात्र संगठनों, खासकर एसएफआई और आयसा का नाम आगे करके एक बहुत बड़ा जाल बुना गया। एनटीए के पेपर लीक मामले का बहाना बनाकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाकर ये ताकतें दिल्ली में भारी अशांति पैदा करना चाहती थी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नीट पेपर लीक सही है या उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि ये कोई सामान्य छात्र आंदोलन नहीं है, बल्कि ये नोएडा लेबर प्रोटेस्ट 2.0 का एक भयावह रूप है। ये एक ऐसा खतरनाक डबल ट्रैक प्लान है जिसके तहत मासूम छात्रों के गुस्से का इस्तेमाल करके फैक्ट्रियों के मजदूरों और कट्टरपंथी यूनियनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारने की प्लानिंग की गई। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करके गुप्त तरीके से भी भीड़ जुटाई गई। इस पूरी साजिश की शुरुआत संसद घेराव से ठीक 24 घंटे पहले यानी 19 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के एचकेएस सुरजीत भवन से हुई। वहां दा कारवा नाम के संगठन ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया। दिखने में एक कार्यक्रम सिर्फ मजदूर अधिकारों और सरकारी दमन पर एक सामान्य सेमिनार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक ट्रोजन हॉर्स है। इसका असली मकसद नोएडा और गुरुग्राम के औद्योगिक इलाकों से भारी संख्या में आक्रामक और हिंसक प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के अंदर सुरक्षित तरीके से घुसाना था। इस कन्वेंशन के पीछे वही संगठन काम कर रहा है जिसके कई कार्यकर्ताओं को नोएडा पुलिस ने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था। इस देश विरोधी प्रोपेगेंडा को ढाल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, निवेदिता मेनन हो, ये सारे लोग आपको दिख ही रहे होंगे कि किस तरह से वो इस अवैध लामबंदी को कानून और मीडिया के सामने सही ठहरा रहे थे। इस संगठन के पीछे कार्रवाई मोहब्बत का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है, जो कि देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। इस पूरे आंदोलन का सबसे घिनौना और खतरनाक चेहरा तब बेनकाब होता है जब इसमें सीधे तौर पर विदेशी ताकतों का दखल देखने को मिलता है। खुफिया इनपुट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और लेफ्ट ग्रुप के छात्रों ने भारत में मौजूद चीनी राजदूत शू फेईहांग से सीक्रेट मुलाकात की। एक तरफ देश के अंदर संसद को घेरने की साजिश रची जा रही है और दूसरी तरफ देश के वामपंथी नेता और छात्र संगठन सीधे चीनी दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला करने की तैयारी थी। ये मुलाकात साफ संकेत देती है कि चीन अपने मोहरों के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने और देश के भीतर भारी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। साजिश की जड़ें सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार वैश्विक स्तर पर सरकारों को पलटने के लिए कुख्यात अरबपति जॉर्ज सोरोस से भी जुड़े हैं। इस पूरे आंदोलन में सहानुभूति बटोरने के लिए सोनम वांगचुक के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही सोनम वांगचुक जिन्होंने अतीत में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने जैसी भारत विरोधी मांग का समर्थन किया। जांच में सामने आया कि वांगचुक के संगठन सैकमोल को दान चर्च एड नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था से भारी फंडिंग मिलती है, जिसे सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड करता है। गृह मंत्रालय ने सैकमोल के एफसीआरए लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन और राष्ट्र संप्रभुता को प्रभावित करने वाले संदिग्ध लेन देन के कारण रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके दूसरे संगठन HIAL के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, जहां एनजीओ के करीब 6.5 करोड़ रुपए सीधे वांगचुक की निजी कंपनी शेशियोन इनोवेशंस में डाइवर्ट किए गए। ये पूरी तरह से एक मैन्युफैक्चर्ड सहानुभूति का खेल है जिसे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस भारत विरोधी टूल किट को जनता के बीच फैलाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हों, इस प्रोपेगेंडा को शेयर करने के लिए बाकायदा
50-50 हजार रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान करने के लिए सीधे कैश या बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि ट्रैकिंग से बचने के लिए दुबई की एक पीआर कंपनी के जरिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स किए जा रहे हैं, ताकि खुफिया एजेंसियां इस मनी ट्रेल को पकड़ ना सके। देश की सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एआईएसएफ मुंबई ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी और जमानत पर बाहर चल रहे कट्टरपंथी माओवादी सुधीर धवाले तक को इस लामबंदी में झोंक दिया। ये टूल किट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरे भारत में फैलाने का प्लान है। वामपंथी छात्र संगठनों ने देश के अलग अलग राज्यों में 12 से 15 लोगों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर मिनी प्रोटेस्ट किए हैं, ताकि वे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के ग्राउंड रिएक्शन टाइम को टेस्ट कर सकें। उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां सरकार बदली है, वहां भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए युवाओं को भड़काया जा रहा है, और नेपाल जैसी हिंसक शासन परिवर्तन की खुली धमकियां दी जा रही हैं। इस पूरे आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की सांसद पुष्पेंद्र सरोज और कई छात्र संगठन, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पिछले दरवाजे से इस अराजकता को हवा देने में लगे। ये भारत के खिलाफ एक खुला युद्ध है, तो अब आपको तय करना होगा कि आप देश के साथ हैं या प्रदर्शन के नाम पर भारत पर हमला करने वालों के साथ हैं। क्योंकि ये प्रदर्शन सामान्य नहीं है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं। इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो भारत में बड़ा बदलाव करना चाहती हैं, और ऐसे ही नहीं इनकी चैट्स में लिखा आता कि नेपाल बना देंगे, ऐसे ही इनके बयानों में नहीं आता कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। इसलिए सोचिए, समझिए, तब जाकर रिएक्ट करिए। धन्यवाद।